नमस्कार दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था द बुक द हिडन हिंदू में सबसे पहले जो था अजन्मे की स्मृति। अब इसके आगे इस बुक में 14 अध्याय हैं। मतलब इसमें 14 लोगों की कहानियां हैं। सबसे पहले है अज्ञात सफ़र। अज्ञात सफ़र की शुरुआत होती है ऐसे। ये गर्मियों के उन दुर्लभ दिनों में से एक था जब सूर्य का प्रकाश अपने अधिकतम स्तर पर नहीं था। नीला आसमान और सुबह की हवा तरोताज़ा कर देने वाली थी। केवल एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ उस शांतिमय वातावरण को भंग करने के लिए काफ़ी थी। इस उत्तम नज़ारे के बीच हेलीकॉप्टर में एक आदमी बेहोश और बेखबर लेटा हुआ था। 4 बंदूकधारी उस पर ऐसे आंखें गड़ाए बैठे थे मानो अनंत काल से उसकी आंखें खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हों। उस आदमी का चेहरा सफ़ेद रंग से पुता हुआ था और उसकी दाढ़ी मूंछें असामान्य रूप से बढ़ी हुई थीं। उसके लंबे काले व बिखरे हुए बाल भी उसे एक रहस्यमय बना रहे थे। 40 की उम्र के लिए वह काफ़ी जवान प्रतीत हो रहा था। उसका चेहरा तराशा हुआ था और उसकी त्वचा आकर्षक व चमकदार थी, जिसने उसके चारों ओर एक सुंदरता की आभा बनाई हुई थी। उसका शरीर हेलीकॉप्टर की ध्वनि पर हिचकोले खा रहा था और वह जब भी हिलता उसका शरीर हवा में राख कीकड़ छोड़ता जाता। उसकी बेहोशी उसके आसपास के लोगों को यह सोचने से नहीं रोक पा रही थी कि वह कौन था। जो भी उसे देखता था वह जिज्ञासु और मोहित हो उठता था। पायलट ने घोषणा की, 11,6755 डिग्री उत्तर, 92,7626 डिग्री पूर्व, 3 मिनट में रॉस द्वीप पर लैंडिंग करेंगे। रॉस द्वीप अंडमान द्वीप समूह का सबसे सुंदर द्वीप है। यह पोर्ट ब्लेयर यह पोर्ट ब्लेयर से 2 किलोमीटर दूर दिशा में स्थित है। यह जगह दुर्लभ और महत्वपूर्ण प्रजातियों की विरासत के साथ-साथ प्रकृति की सबसे बेहतरीन उपहार शांति में मनुष्य को खींच लाती है। द्वीप की सुंदरता के बीच एक गुंबद के आकार का उच्च तकनीकी सुविधा केंद्र था। विशुद्ध रूप से अनुसंधान के उद्देश्य से पृथक भूमि पर बनाया हुआ शानदार साम्राज्य वैभवशाली पुरुषों को भी प्रभावित कर देता था। नवीनतम एवं आधुनिक तकनीक से लैस यह सुविधा केंद्र अत्याधुनिक तटीय और समुद्री निगरानी प्रणाली का दावा करता था। इसकी रचना और निर्माण केवल शीशे से किया गया था। इस सुविधा केंद्र ने सतह प्रौद्योगिकी का उत्तम प्रयोग किया था। प्रत्येक स्क्रीन हाथ लगाते ही ऐसे बात करना शुरू कर देती थी जैसे उन्नत प्रजाति का हिस्सा हो। तापमान में और चारों ओर के वायुमंडलीय दबाव में बदलाव लाना जीवन को अकल्पनीय रूप से आसान बना रहा था। इन पहलुओं में यह जितना शानदार था उससे भी अधिक यह सुरक्षा के लिहाज से प्रभावशाली था। धनुष के आकार की छत के हर कोने में गति संवेदक कैमरे लगाए गए थे। गुंबद के आकार कोई भी अकेला नहीं था। जो भी यहाँ जाता था वह एक डिजिटल आंख साथ जाती थी। वीरभद्र, एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भारतीय वायुसेना के पूर्व ब्रिगेडियर, अपना कक्ष छोड़ सीधे गुंबद में प्रवेश कक्ष की ओर गए। प्रवेश करते ही उसने 4 सशस्त्र पहरेदारों से घिरे कैदी को देखा जो चारों ओर हथकड़ी लगे और आंख पर पट्टी बंधे बेसुध शरीर को बरामदे में से खींचते हुए ला रहे थे। उसके राख से सने नंगे पैर फर्श पर एक रास्ता सा बनाते जा रहे थे। वह एक व्यक्ति है, वीरभद्र ने सोचा। कैदी ने न्यूनतम कपड़े पहने हुए थे। केवल एक छोटे और पतले लंगोट ने उसके निचले भाग को ढका हुआ था। उसका पूरा शरीर भस्म से पुता हुआ था और एक रुद्राक्ष की माला उसके गले में लटकी हुई थी। उसके उलझे हुए बालों का आधा हिस्सा जूड़ों में लिपटा हुआ था, जंग लगे लोहे के त्रिशूल से विभूषित था। वीरभद्र इस जगह 21 लोगों के समूह के एक सिक्योरिटी चीफ के रूप में आया था, जिनमें बंदूकधारी और गार्ड्स भी शामिल थे। वह वहाँ एक विशेष कार्य के लिए गया था। अपने संप्रदाय में सबसे बेहतरीन पुरुष होने के कारण उसे दुनिया भर के विभिन्न संगठन गुप्त व सामाजिक अभियानों के लिए बुलाते थे, किंतु यह अभियान उन सबसे अलग था। वीरभद्र 6 फीट लंबा था। उसने अपने जीवन के पिछले 40 वर्षों में अच्छा जीवन व्यतीत किया था, जिसका पर्याप्त हिस्सा उसने सेना को समर्पित किया था।
उसका चेहरा एक मामूली व्यक्ति की तरह था, कोई ख़ास विशेषताएँ नहीं थी। उसकी त्वचा सांवली और रंग-रूटों जैसा, बालों का कट उसके स्वभाव को और कठोर बना देता था। उसके दोनों हाथों पर ताज़े ज़ख्मों के निशान उसके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों की गंभीरता को प्रकट करते थे। उसका सख्त व गठीला शरीर, उसकी काली जीन्स, सफ़ेद टी-शर्ट और भूरे रंग की लेदर जैकेट के नीचे काफ़ी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसकी आँखें काले एविएटर चश्मे से ढकी हुई थीं। वह हमेशा अपनी पिस्तौल जो उसकी कमर के जैकेट से ढकी रहती थी, उसके बारे में हर परिस्थिति में सचेत रहता था। वीरभद्र ने एक गार्ड को उस आदमी की आँखों पर से पट्टी हटाने और उसके हाथों को मुक्त कर देने का आदेश दिया। उसने अपना चश्मा उतारा और तब उसकी दाईं आँख के नीचे निशान दिखाई पड़ा। वीरभद्र की गहरी काली आँखें उस आदमी पर टिकी हुई थीं और वह कुछ पल के लिए हैरान खड़ा था। वीरभद्र, उसका बॉस, उस आदमी की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालाँकि वह ठीक से नहीं जानता था कि क्यों। वह बस यह जानता था कि जिस आदमी को वे खोज रहे थे, वह मिल गया है और उससे पूछताछ की जानी थी। हालाँकि वह नहीं जानता था कि किस बारे में, परंतु यह सुनिश्चित था कि ज़रूर कुछ गंभीर बात है। उसकी अधीरता अपने चरम पर थी, क्योंकि वह पूरी कहानी जानता था। वह सबसे गुप्त और अंतरतम चक्र के खड़े होने के योग्य था, यदि नहीं तो उसे बुलाया ही क्यों गया? उसने सबसे प्रभावशाली मनुष्यों के साथ काम किया था और उसके तरीकों को अच्छे से जानता था, लेकिन उसके यह नए उच्च अधिकारी अजीब थे। वे उस सबके बारे में बहुत चिंतित थे, फिर भी सब कुछ एक बड़ा रहस्य रखने में कामयाब थे। वीरभद्र प्रवेश कक्ष में परिचित आवाज़ में अपने नाम की गूंज सुनकर वीरभद्र चौंक हुआ। वह आवाज़ डॉक्टर श्रीनिवास उनके बॉस की थी। जी सर, उसने उत्तर दिया। जिस व्यक्ति को वीरभद्र ने उत्तर दिया, वह 4 फीट 8 इंच लंबे 65 वर्षीय व्यक्ति थे और उनकी त्वचा काले रंग की थी। उनके होंठ गहरे भूरे थे, जिससे पता लगता था कि वह धूम्रपान के आदी थे। केवल उनके सिर के आगे के हिस्से में कुछ सफ़ेद बाल थे और एक पहलू जो उनकी उम्र को दर्शाता था, वह था उनका बेमेल और नीरस पहनावा। डॉक्टर श्रीनिवास ने सफ़ेद शर्ट के ऊपर भूरे रंग का मैट सूट पहना हुआ था। उनके कॉलर से लाल रंग की चौड़ी टाई लटकी हुई थी। उन्होंने अपनी आँखों पर एक अप्रचलित काले व चौकोर आकार का चश्मा पहना हुआ था। उनके गले में एक फीता पड़ा हुआ था, जिसके किनारे उनके चश्मे से बंधे हुए थे। डॉक्टर श्रीनिवास की वेशभूषा हास्यप्रद थी, लेकिन उनकी आँखों से अनुशासन झलकता था। उनका आचरण शीर्ष अधिकारियों को भी आदेश देने जैसा प्रतीत होता था। वे अपने आस-पास के लोगों में उनसे निम्न होने का भाव पैदा करते थे। वे जब तक चुप रहते, तब तक ही हास्यप्रद प्रतीत होते। इस बात का आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उन्हें मज़ाक बिल्कुल पसंद नहीं है और वे अपने काम के प्रति अत्यधिक समर्पित रहने वाले व्यक्ति थे।